प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके ऊपर आज ये हमारा थर्ड वीडियो है। प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित हमने पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो समझने की कोशिश की। प्लेट विवर्तनिकी के दौरान ही महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ ये हमने समझने का प्रयास किया। और आज जो हमारा वीडियो है वो प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंप क्रिया से संबंधित है। अगर हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो भूमंडल के ऊपर हम वर्तमान में देखते हैं कि सर्वत्र ज्वालामुखियों की स्थिति एक समान नहीं है। कुछ ऐसे निश्चित क्षेत्र हैं जिनमें ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं, चाहे वे वर्तमान के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय हैं या अर्ध सुषुप्त अवस्था वाले हैं, चाहे वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो एक निश्चित क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों को यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो तीन स्पष्ट क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ये तीन स्पष्ट क्षेत्र हैं: मध्य महासागरीय कटक के आसपास का क्षेत्र, दूसरा है परिप्रशांत जो पर्वतीय मेखला है वो, और जो अल्पाइन जो पर्वत मेखला है उसके साथ साथ ये विनाशी किनारों से संबंधित हैं। और मध्य महासागरीय कटक ये तीनों प्लेटों की रचनात्मक किनारों से संबंधित हैं। और तीसरा है भूभ्रंश घाटियों के साथ। तो ये तीन स्पष्ट क्षेत्र हैं जहां ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक होती हैं। रचनात्मक किनारों पर स्थित ज्वालामुखियों में एक थोलाइआइट नामक लावा की प्रधानता पाई जाती है। और ये जो लावा होता है ये पोटाश युक्त बेसाल्ट होता है बेसिकली, जो मेंटल में वैशेषिक गलन की क्रिया से उत्पन्न होता है। परिप्रशांत और अल्पाइन पर्वतीय मेखला से संबंधित जो ज्वालामुखी हैं उनमें सिलिकायुक्त बेसाल्ट लावा अधिक पाया जाता है। भूभ्रंश घाटियों में स्थित ज्वालामुखियों में क्षारयुक्त लावा ज्यादा पाया जाता है। तो तीनों इन क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के लावा मिलते हैं। उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उनको भिन्नता प्रदान करती हैं। मध्य महासागरीय कटक के सहारे जो सक्रिय ज्वालामुखी मेखला स्थित है वहां जब दो प्लेट इस कटक के नीचे विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं तो ऊपरी दाब कम हो जाता है। और ऊपरी दाब के कम हो जाने से जो ऊपरी मेंटल है वो आंशिक रूप से पिघल जाता है। मेंटल के आंशिक रूप से पिघलने से लावा उत्पन्न होता है और वो लावा थोलाइआइट बेसाल्ट लावा होता है। ये लावा मेंटल से जो ऊपर उठने वाली संवहन धाराएं हैं उनके साथ ऊपर आता है और दरारी उद्गार के रूप में, फिशर इरप्शन के रूप में, ये ज्वालामुखी का जो इरप्शन है वो दो तरह का हो सकता है, केंद्रीय हो सकता है और दरारी हो सकता है। तो ये दरारी उद्गार के रूप में ये लावा बाहर आ जाता है और ठंडा होकर के विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो इस तरह से मध्य महासागरीय कटक के सहारे एक समानांतर कटक बन जाती है और सागर नितल प्रसरण के कारण बेसाल्ट निर्मित जो समानांतर कटकें हैं वो मध्य कटक से क्रमशः दूर हटती जाती हैं। ये मध्य महासागरीय कटक में इस तरह की क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी द्वीपों की जो रचना है वो मध्य महासागरीय कटक के निकट अनेक ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं जो इसी तथ्य का सत्यापन करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी
के कारण, प्लेटों के खिसकने के कारण यहाँ पर इन द्वीपों का, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी की क्रिया हुई, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा के बाहर निष्कासन से फिर द्वीपों की रचना हो गई। मध्य अटलांटिक कटक के निकट एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अजोर्स द्वीप का जो लावा है वो 4 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है, और ये कटक से दूर स्थित कैप वर्डे द्वीप एक है, उसका लावा 120 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। तो बहुत लंबे काल से ये ज्वालामुखी सक्रिय रहे हैं और प्लेटों के खिसकाव से इसका संबंध रहा है। इसी तरह से ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीप चाप और उसके सागरीय खड्डों का निर्माण सागरीय क्रस्ट वाले प्लेट का महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे क्षेपण के कारण होता है। महाद्वीपीय प्लेट तथा क्षेपित महासागरीय क्रस्ट की परस्पर रगड़ होती है और उस रगड़ से 700 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं, महसूस किए जाते हैं, और उनसे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊपरी मेंटल का जो पदार्थ है वो पिघल जाता है और मैग्मा उत्पन्न हो जाता है। इस मैग्मा के ऊपर आने से द्वीप चाप बनते हैं। इन द्वीप चापों के बेसाल्ट में सोडियम की अधिकता पाई जाती है। ये देखा गया कि इसमें सोडियम अधिक मात्रा में मिलता है। महाद्वीपों पर स्थित लावा से निर्मित जो पठार हैं उनका स्पष्टीकरण भी प्लेट विवर्तन सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रायद्वीपीय भारत है, दक्कन भारत का जो पठार है, ब्राजील और कोलंबिया का जो पठार है, ये लावा निर्मित पठार हैं और इनको महाद्वीपीय विभंजन से उत्पन्न माना जाता है। तो महाद्वीपीय विभंजन में भी प्लेटों के खिसकाव के कारण ही इनका विभंजन हुआ, तो इन पठारों की उत्पत्ति भी प्लेट विवर्तन से संबंधित मानी जाती है। तो इस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन, ज्वालामुखी की क्रिया और लावा निर्मित पठारों की उत्पत्ति भी प्लेट विवर्तन सिद्धांत से समझाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से भूकंप क्रिया को अगर लेकर के बात करें तो प्लेट संचलन के कारण अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, और असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है वो भूकंपों का कारण बनती है। उदाहरण के तौर पे विनाशात्मक प्लेटों के सहारे भ्रंशन और वलन क्रिया तथा संरक्षी प्लेट सीमा के सहारे रूपांतरण भ्रंशों का निर्माण होता है, और ये भ्रंशन वलन की जो क्रिया है इससे भूकंप आते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप हैं, इनका भी परिमाण एक जैसा नहीं होता। कोई हल्के भूकंप होते हैं, कोई बहुत ही विनाशकारी भूकंप होते हैं। सामान्य रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिमाण वाले भूकंप आते हैं, क्योंकि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे प्लेटों का भंग होना और विपरीत दिशाओं में संचलन और लावा के ऊपर आने की जो गति है वो मंद होती है, और इस मंद गति के कारण भूकंप आते हैं, वो भी मध्यम परिमाण वाले होते हैं या हल्के परिमाण वाले होते हैं। तो यहाँ उथले और कम गहराई वाले भूकंप इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। सामान्यतया 25 से 35 किलोमीटर इन भूकंपों की गहराई होती है, अर्थात इनका भूकंप मूल जो होता है वो धरातल से 25 से 35 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है। अधिक गहरे और उच्च परिमाण वाले जो भूकंप हैं वो विनाशात्मक प्लेटों के सहारे बनते हैं। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न बन सकता है संरक्षी प्लेट सीमा के सहारे जो भ्रंश बनता है, तो उसमें आपको अगर प्रश्न आता है तो उत्तर देना है रूपांतरण भ्रंश या रूपांतरित भ्रंश। इसी तरीके से रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे भूकंप आते हैं, उसमें उनकी
4 वर्ग दे दिए, अलग अलग 4 विकल्प दे दिए, तो उसमें आपको उत्तर देना है उथले और कम गहराई वाले भूकंप या मध्यम परिमाण वाले भूकंप। ठीक इसी प्रकार से विनाशात्मक प्लेटों के सहारे जो भूकंप आते हैं वो उच्च परिमाण वाले होते हैं, तो उसका उत्तर उच्च परिमाण वाले भूकंप आएगा। जहाँ पर 2 अभिसारी प्लेटें परस्पर एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती हैं और अपेक्षाकृत भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, तो यहाँ भारी प्लेट काफ़ी गहराई में चली जाती है और इस कारण से ये भूकंप भी गहरे होते हैं और इनकी गहराई 700 किलोमीटर तक होती है। इन भूकंपों का जो केंद्र है वो 700 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। प्लेटों के अभिसरण और इनके टकराव के कारण ही जो हमारी परिप्रशांत सागरीय मेखला है, भूकंप की पेटी है, उसके सारे अधिकांश भूकंप आते हैं। तो मुख्य कारण परिप्रशांत भूकंप पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण है प्लेटों का अभिसरण और उनका आपस में टकराव। यहाँ पर्वत हैं जिनका निर्माण हुआ है, भ्रंशन क्रिया है, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गारों की क्रियाएं होती हैं। इस कारण से यहाँ विनाशकारी भूकंप आते हैं। पर्वत निर्माण के कारण ये क्षेत्र आज भी आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस की स्थिति में माना जाता है कि यहाँ पूर्ण संतुलन स्थापित नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी के भूकंप एशियाई प्लेट के नीचे, भारतीय प्लेट तथा यूरोपियन प्लेट के नीचे अफ्रीकन प्लेट के क्षेपण के कारण माने जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो भूकंप आते हैं वो एशियाई प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे और यूरोपीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट के नीचे क्षेपण इनका हुआ है, इस कारण से होते हुए माने जाते हैं। संरक्षी प्लेट सीमाओं के सहारे हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है और ये उदाहरण सबसे अधिक कैलिफोर्निया में मिलता है। यूएसए में कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में जो प्रचंड भूकंप आते हैं वो इन रूपांतरण भ्रंशों के सहारे ही आते हैं। तो ये भूकंपों से भी प्लेट विवर्तन का संबंध है। इस प्रकार से प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर हम ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप क्रिया, पर्वतों का निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन, लावा निर्मित पठारों का निर्माण इत्यादि घटनाओं को समझ सकते हैं। प्लेट विवर्तन क्रिया को, प्लेट विवर्तन की जो घटना है उसको आज बहुत अधिक मान्यता मिली हुई है और इस सिद्धांत के आधार पर ही हमारी ये जो ऊपर मैंने बताई हैं ये सारी घटनाएं समझने का प्रयास वर्तमान में किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो प्लेट विवर्तन से संबंधित।